साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस 2024 तथा साथ ही साथ आरओ एआरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है यूपी पीसीएस के लिए जो फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये आपका टेस्ट नंबर 2 है और यह सेक्शनल टेस्ट है जो कि मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित इसमें प्रश्न रखे गए हैं और प्रत्येक टेस्ट में 75 क्वेश्चन है। तो इस मेडिवल हिस्ट्री के प्रश्न पत्र में आपके 75 क्वेश्चन है। तो इन 75 क्वेश्चन को हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे और पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। 4 पुस्तकों के नाम है, इसमें से बताना है कि फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो इसमें से जो आपका पहला है तहकीक हिंद, दूसरा है शाहनामा, तीसरा है तारीख फरिश्ता, चौथा है किताबुल हिंद। तो जो आपकी शाहनामा है, शाहनामा के रचयिता या लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। ठीक है, फिरदौसी के बारे में बात करें तो फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, विद्वान कवि थे और इन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है या इसकी उपाधि दी गई है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पूर्व का होमर की उपाधि किसे दी गई है, तो फिरदौसी को दी गई है। अब कुछ अन्य जो किताबें इसमें विकल्प में उनको देख लेते हैं। तारीख फरिश्ता की बात करें, तारीख फरिश्ता इसे जो किसने लिखा है, इसे फरिश्ता ने लिखा है। फरिश्ता जिनका पूरा नाम क्या रहा है? मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्त्राबादी। तो फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता या गुलशने इब्राहिमी नामक पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक जो है तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित है। वहीं तहकीक हिंद की बात करें, तहकीक हिंद इसको अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखी है। किताबुल हिंद की बात कर लें, किताबुल हिंद के लेखक भी जो है अलबरूनी ही है, मतलब तहकीक हिंद और किताबुल हिंद दोनों के ही राइटर कौन है या लेखक कौन है? अलबरूनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है, अभिकथन है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। ये कथन पूरी तरीके से सही है। कारण यह तुर्कों के खिलाफ विफलता का मुख्य कारण था। तो यहाँ पे कारण मतलब अभिकथन और कारण दोनों ही क्या हैं? सही हैं और जो कारण दिया गया है वो व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, भारत पर तुर्क आक्रमण सफल रहा जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई। तो तुर्क आक्रमण सफल क्यों रहा? तो तुर्क आक्रमण सफल रहने का रीजन यही था कि उत्तर भारत में उस समय राजनीतिक एकता का अभाव था। ठीक है, सुल्तान महमूद गजनवी को सर्वप्रथम भारतीय मुख्य भूमि में प्रवेश करने का श्रेय दिया गया, जबकि घुरिंद वंश के मोहम्मद गोरी को भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना का श्रेय दिया गया। अगला प्रश्न है कि नक्शबंदी जो सूफी जो संत होते हैं उससे संबंधित सिलसिला है। नक्शबंदी सिलसिला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा या से कथन जो है वो सही है। पहला, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी, ये कथन आपका सही है। दूसरा, यह सिलसिला शमा अर्थात संगीत के विरुद्ध था, ये भी सही है आपका। तीसरा, उन्होंने अकबर की उदार नीतियों का समर्थन किया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नक्शबंदी सिलसिला काफ़ी कट्टर सिलसिला माना जाता रहा है, तो इसने अकबर की उदार नीतियों का समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा नक्शबंदी सिलसिले के बारे में और बात करें तो शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिला के सबसे लोकप्रिय संत थे, जबकि इसकी स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। अकबर के शासनकाल में यह सिलसिला जो नक्शबंदी सिलसिला था काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसकी प्रकृति क्रांतिकारी थी और औरंगजेब इसके अनुयायियों में से एक था। तो ध्यान रखिएगा, औरंगजेब किस आपका कह सकते हैं सिलसिले का अनुयायी था? तो नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था और सूफियों में यह सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन कांड का प्रश्न है। अभिकथन है कि अलबरूनी केवल एक इतिहासकार नहीं था। कारण क्या दिया गया? अलबरूनी का ज्ञान और रुचि जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल और धर्मशास्त्र विस्तारित था। तो यहाँ पर कथन कांड दोनों सही है। देखिए, अलबरूनी केवल इतिहासकार नहीं था, बीच में क्योंकि लगाइए, क्योंकि अलबरूनी का ज्ञान और रुचि जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल और धर्मशास्त्र विस्तारित था।
यदि क्योंकि लगाने से सेंटेंस आपको कंप्लीट लगता है तो ये माना जाएगा कि जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में बात करें। यहाँ पर अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। इसका जन्म 973 में हुआ था और ये महमूद गजनवी का समकालीन था। ठीक है, और यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आता है। इसने यहाँ पे संस्कृत का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया और अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की। अगला प्रश्न है आपका कि इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। 4 कथन दिए गए हैं। पहला, इल्तुतमिश दिल्ली का पहला वास्तविक सुल्तान था, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, ये भी सही है। इससे पहले लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। सी ऑप्शन है, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम, तो इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था, तो ये भी कथन सही है। डी ऑप्शन, इल्तुतमिश को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, नहीं, लाख बख्श की उपाधि या लाखों का दानकर्ता की उपाधि जो है अत्यधिक उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे टेमुजिन के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, बलबन, चंगेज खान, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो चंगेज खान था, चंगेज खान को जो है टेमुनिज की उपाधि दी गई थी, या मतलब टेमुनिज के नाम से उपाधि नहीं दी गई थी, इसका वास्तविक नाम जो था वो टेमुजिन था। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम टेमुजिन या टेमुचिन था। ठीक है, यह मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था जो बाद में इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य बनता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था। तो 5 चीज़ें दी गई हैं, केंद्र सरकार प्रणाली का, तीर्थ यात्रा कर, मुद्रा प्रणाली, राजस्व प्रणाली, धार्मिक सहिष्णुता। तो देखिए, केंद्र सरकार प्रणाली थी, तीर्थ यात्रा कर इसने जो है समाप्त कर दिया था। अकबर ने जो है तीर्थ यात्रा कर जो है इसने समाप्त किया था, जजिया कर को भी समाप्त किया था और जो दास प्रथा थी, दास प्रथा को भी इसने समाप्त किया। देखिए, उदार नीति के तहत इसने 1562 में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जो है जजिया कर को समाप्त करता। तो ये क्रम है। ठीक है, याद रखिएगा, दास प्रथा, फिर तीर्थ यात्रा कर, फिर जजिया कर। तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर इसमें शामिल नहीं होगा। मुद्रा प्रणाली थी इसके समय की, राजस्व प्रणाली भी थी, धार्मिक सहिष्णुता, चूंकि इसकी नीतियाँ काफ़ी धार्मिक सहिष्णु थी, तो इस प्रकार से दूसरा वाला नहीं था। 1 3 4 5 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए, अपने सामाजिक सुधारों के तहत इसने बाल विवाह को समाप्त कर दिया और सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। रोक नहीं पाया था पर रोकने का प्रयास किया था। आगे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की मूल्य नियंत्रण नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। 4 कथन है। पहला, एक बड़ी सेना बनाए रखना, इसके जो उद्देश्य थे मूल्य नियंत्रण नीति का, उसके उद्देश्यों में यही शामिल था कि एक बड़ी सेना बनाए रखना, काला बाजारी को रोकना, विद्रोहों पर अंकुश लगाना, जब बड़ी सेना होगी तभी आप विद्रोह पर अंकुश लगा पाएंगे, वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना। नहीं, मूल्य नियंत्रण नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था कि वस्तुओं की कीमतों को कम रखा जाए, जिससे कि सेना का वेतन बढ़ाए बिना ही जो है बड़ी सेना रखी जा सके या कम खर्चे में बड़ी सेना रखी जाए, क्योंकि जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको कम खर्चों में उपलब्ध हो सकें। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कालक्रम सही है। यहाँ पे भक्ति संत हैं, तो इसमें से देखिए, ये जो 4 नाम है, रामानुज, शंकराचार्य, मीराबाई, गुरु नानक, तो इनको कालानुक्रम से यदि आप लगाएं तो देखिए, सबसे पहले शंकराचार्य आएंगे। इसमें सबसे पहले शंकराचार्य आएंगे। शंकराचार्य का जो काल है वो लगभग 8वीं शताब्दी का है, ये 8वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, और इनका जो इन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया था, अद्वैतवाद का प्रचार किया था। इसके बाद आते हैं रामानुज। रामानुज जो है 1017 से लेकर के 1137, मतलब कि ये 11वीं 12वीं शताब्दी के हैं, 11वीं 12वीं शताब्दी के हैं, और इन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का प्रसार किया। इसके बाद आते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जो काल है वो 1469 से लेकर के 1539, 1469 से 1539, मतलब 15वीं 16वीं शताब्दी के हैं ये। इसके बाद मीराबाई आती हैं। मीराबाई जो हैं, मीराबाई का जो काल है वो 1498 से 1546 ईस्वी तक है। ठीक है, तो शंकराचार्य, रामानुज, फिर गुरु नानक, फिर मीराबाई, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा।
आगे चलते हैं। दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया वो कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, यह जो है उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। इसने सिकंदर सानी का मतलब है दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है, जो टैक्स है, वो फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए हक ए सर्व कर से संबंधित है। मतलब किस कर को हक ए सर्व कहा गया? तो जो सिंचाई कर था उसे ही हक ए सर्व कहा गया। ठीक है, सिंचाई कर को हक ए सर्व नामक नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसने कई सारे जो कर थे समाप्त भी किए, कुछ कर को इसने नए कर लगाए भी। तो देखिए इसके समय में यदि यहाँ पर हम बात करें तो इसने नहरों के निर्माण का कार्य भी इसी के समय में होता है, फिरोज तुगलक के समय में होता है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला, मंगोलों से लड़ने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। ये कथन आपका सही है। कौन सा सही नहीं है वो बताना है। बी ऑप्शन क्या है? मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठता है, ये भी सही है। सी ऑप्शन, घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन द्वारा शुरू नहीं की गई थी, ये भी सही है। इसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। डी, अलाउद्दीन खिलजी को गुलामों से अत्यधिक लगाव था। नहीं, गुलामों से अत्यधिक लगाव जो था वो फिरोज शाह तुगलक को था, फिरोज तुगलक को था। उसने दासों के लिए या गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाया था जिसे दीवाने बंदगान कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, असत्य है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने अमीर कोही को किस रूप में जाना जाता था? तो जो कृषि विभाग था, कृषि विभाग, बी ऑप्शन, कृषि विभाग को ही दीवाने अमीर कोही के नाम से या रूप में जाना जाता था। तो इसने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी। और दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका कार्यकाल जो है 1325 से 1351 तक रहता है, सबसे विद्वान और शिक्षित शासक था। वह खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा विज्ञान सहित कई विषयों में निपुण था। आगे चलते हैं, अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, अकबर ने अपने शासनकाल में आईने दहशाला नामक नई कर प्रणाली लागू की। आईने दहशाला नामक नई कर प्रणाली जो कि भूमि व्यवस्था संबंधी थी, ये प्रारंभ होता है। सही है। इस व्यवस्था के वास्तविक प्रणेता आशफ खां थे? नहीं। जो आईने दहशाला है इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष मतलब 1580 ईस्वी में आईने दहशाला नामक नई कर प्रणाली शुरू कर मुगल व्यवस्था को स्थायी रूप दिया। इस व्यवस्था के वास्तविक प्रणेता जो थे वो टोडरमल थे, इसीलिए इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। और उस समय अकबर के जो वित्त मंत्री थे कौन थे? टोडरमल ही थे। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में किस शासक की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी? तो ये थे नुसरत शाह। कौन थे? नहीं, नासरुद्दीन महमूद, बी ऑप्शन। देखिए नासरुद्दीन महमूद जो है इसका जो कार्यकाल रहता है वो 1394 से लेके 1413 ईस्वी तक रहता है। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसकी सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही मध्य एशिया के महान से मंगोल सेनापति तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर 1398 में जब तैमूर आक्रमण करता है भारत पर, उस समय शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद था। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने भारत में भूमि माप पैमाने की शुरुआत की? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सिकंदर लोदी इसमें से सही ऑप्शन है आपका। ठीक है, सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए समान गज की शुरुआत की, जो गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पद्धति का उपयोग बाद में शेरशाह और अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान किया था। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज पर जकात समाप्त कर दिया, मतलब जो धनकर होता था अनाज पर उसको समाप्त कर दिया। जकात मतलब धनकर। इसके अतिरिक्त सिकंदर लोदी के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी था। क्या था? फरहंगे सिकंदरी।
और इसके समय में गायन पर एक महान पुस्तक लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की गई। सिकंदर लोदी को शहनाई सुनने का बहुत शौक था और सिकंदर लोदी गुल रुखी उपनाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस राजा का शासनकाल तेलुगु साहित्य का उत्कृष्ट युग माना जाता है? तो ये थे कृष्णदेव राय का शासनकाल। कृष्णदेव राय का शासनकाल। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। ये खुद एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। इनकी जो रचना थी आमुक्त माल्यात, इसे तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक माना जाता है। इन्होंने नागलपुर नामक इस नगर की स्थापना की थी और इन्हीं के दरबार में 8 महान विद्वानों और कवियों की उपस्थिति जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज। आगे चलते हैं, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान जो टैक्सेशन प्रणाली थी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि केंद्रीय राजस्व विभाग को आठवनी कहा जाता था। ये कथन आपका सही है। ठीक है, कि जो राजस्व एकत्रित करने के लिए जो विभाग था उसे 8वें विभाग कहा जाता था। दूसरा, कारखानों के निजी मालिकों ने औद्योगिक कर का भुगतान किया। ये भी कथन सही है। देखिए, विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अलावा कारखानों के निजी मालिकों को विभिन्न वस्तुओं पर या विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। तो यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, भू राजस्व की दर भूमि की गुणवत्ता के आधार पर तय की जाती थी। ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है, तालीकोटा के युद्ध में या युद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का शासक था? तालीकोटा का युद्ध जो है आपका 1565 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1565 ईस्वी में होता है। इस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वो था सदाशिव राय। सदाशिव राय के समय में ये युद्ध होता है जिसमें एक तरफ आपका विजयनगर साम्राज्य था, दूसरी तरफ जो है आपके बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये 4 राज्य थे की संयुक्त सेना थी। मतलब एक तरफ विजयनगर साम्राज्य की सेना थी, दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेना थी। ध्यान रखिएगा, जो बहमनी शासन था वो बाद में 5 राज्यों में बढ़ता है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर और बरार। तो ये जो तालीकोटा का युद्ध होता है इसमें कई बार पूछा जाता है कौन सा राज्य शामिल नहीं था, तो बरार राज्य जो था वो शामिल नहीं था। आपका बीजापुर शामिल था, अहमदनगर शामिल था, गोलकुंडा शामिल था, बीदर शामिल था, परंतु बीदर और बरार में कन्फ्यूजन होता है। तो बीदर शामिल था परंतु बरार शामिल नहीं था। ठीक है, और इस युद्ध को जो है राशि तागड़े युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। पहला है कि बिजारत एक संस्था थी जिसे इस्लामिक कानून में मान्यता प्राप्त थी। सही है। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व संग्रहण के प्रभारी व्यक्ति को आमिल कहा जाता था। आमिल। ठीक है, ये सही है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना क्या होता है? गांव का समूह होता था, पर एक आमिल या अमल गुजार नियुक्त किया जाता था जो परगने के राजस्व संग्रह की देखभाल करता था। तो पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा, वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग, दीवाने बिजारत का प्रमुख होता था। ये भी सही है। तो आपके तीनों के तीनों कथन सही है, 1, 2, 3, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता था? तो इसे फवाजिल कहते थे। क्या कहते थे? फवाजिल कहा गया। फवाजिल कहा गया। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि फिरोज तुगलक ने कुरान के नियमों को ध्यान में रखते हुए कर का निर्धारण किया और उसने कुरान में जो है स्वीकृत 4 कर लगाने की अनुमति है। कौन कौन सी? खराज, जजिया, खुम्स और जकात। खराज, जजिया, खुम्स और जकात। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मकबरा था जो शुद्ध इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया था? शुद्ध इंडो इस्लामिक शैली में। तो जो बलबन का मकबरा, ये पहला ऐसा मकबरा है भारत का जो शुद्ध इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया था। ये जो है आपका कहाँ पे? दिल्ली के मेहरौली के पास स्थित है। मकबरे का कक्ष चौकोर है। घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग पहली बार अलाई दरवाजे में देखने को मिलता है, जो अलाई दरवाजा है। ठीक है, और ये जो बलबन का मकबरा ऐसा पहला मकबरा है जो शुद्ध इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया है। आगे चलते हैं। आपका बलबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए हैं। पहला, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्काने चहलगानी को जारी रखा। नहीं, इसमें 40 योद्धा होते थे, इसे समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश ने इसका गठन किया था, बलबन ने इसे समाप्त कर दिया जिससे कि विद्रोह ना हो पाए उसके खिलाफ। ठीक है, तो पहला वाला कथन आपका सत्य नहीं है। दूसरा, बलबन ने हर साल फारसी त्यौहार नौरोज मनाने की परंपरा शुरू की। सही है। सी, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। ये भी सही है। उसने
सिजदा और पैबोस की प्रथाओं, सिजदा मतलब जमीन पर लेट कर अभिवादन करना, पाबोश मतलब होता था सुल्तान के पैरों को चूमना, की प्रथाओं की शुरुआत की। तो आपका बी सी डी सब सही है, ए वाला जो असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, स्थापत्य शैली और किस राजवंश से संबंधित है, ये हमें मिलान करना है। तो मेहराब की निचली सतह पर कलमकली झालर, ये संबंधित है खिलजी राजवंश से, 3 से मिलाइए। अष्टकोणीय कब्रों का निर्माण तुगलक राजवंश से संबंधित है, 4 से मिला दीजिए। स्तंभों में बोडी गोई का उपयोग विजयनगर, 2 से मिलाइए। झुकी हुई दीवारों वाला विशाल मुख्य द्वार शर्की राजवंश, तो इसे 1 से मिलाइए। तो 3 4 2 1 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नई फारसी काव्य शैली का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है किसे? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को नई फारसी काव्य शैली शबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जनक माना जाता है। अबुल हसन, इनका जो पूरा नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिन्हें हम लोग अक्सर अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले जिसे वर्तमान में कासगंज जिला कहते हैं, एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ रचयिता हैं या लेखक हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा रचित पुस्तक है, तो इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जियाउद्दीन बर्नी की रचना क्या है? फतवाए जहांगीरी जो है ये जियाउद्दीन की रचना है। ठीक है, तो जियाउद्दीन बर्नी को तारीख़ फिरोज शाह और फतवाए जहांगीरी की रचना के लिए जाना जाता है, तो इसे 3 से मिलाइए। अमीर खुसरो की जो रचना है, अमीर खुसरो की रचना है खैजन उल फतूह, 4 से मिला दीजिए। मिनहाजुस सिराज की रचना है तबकाते नासरी, 2 से मिलाइए। याहिया बिन अहमद की रचना है तारीख़ मुबारक शाही, तो 1 से मिला दीजिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 4 2 1 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यात्रियों के आगमन का सही क्रम क्या था? 4 ये विदेशी यात्री हैं, ट्रेवेनियर, अब्दुल रज्जाक, मनुची और मार्को पोलो। तो इन चारों में सबसे पहले आपके कौन आते हैं? इन चारों में सबसे पहले आते हैं मार्को पोलो। देखिए, यदि मार्को पोलो की बात करें हम लोग, तो मार्को पोलो ये 1268 से लेकर के 1310 तक ये रहता है। ठीक है, मार्को पोलो इटली के वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था। यह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय में भारत आता है। तो इस प्रकार से पहले मार्को पोलो आएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका आता है ट्रेवेनियर। ये 17वीं शताब्दी का है। मार्को पोलो जो है आपका 13वीं शताब्दी का है। ठीक है, ट्रेवेनियर जो है आपका 17वीं शताब्दी का है। ये फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने अपनी यात्रा शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की थी। इसने 6 बार पूर्व की यात्रा की थी। ये पेशे से जौहरी था। अब तीसरे नंबर पे मनुची हैं। मनुची ये आपका 1653 से 1708, मतलब ये भी 17वीं शताब्दी के ही थे। ये इटालियन यात्री थे। इन्होंने राजकुमार दार्सिकोह की सेवा में एक संरक्षक के रूप में कार्य किया था। तो जो ट्रेवेनियर था वो आपका शाहजहां के काल में आता है, और ये जो है दारासिकोह के समय में आते हैं। इसके बाद अब्दुल रज्जाक आते हैं। अब्दुल रज्जाक की बात करें, एक सेकेंड, इस प्रश्न को थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, थोड़ी सी गलती हुई है। देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित यात्रियों के आगमन का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले मार्को पोलो आते हैं। मार्को पोलो 1268 से 1310 तक रहते हैं, मतलब ये आपके 13वीं शताब्दी के थे। ये इटली के वेनिस के प्रसिद्ध यात्री थे, और ये पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय में भारत आते हैं। इसके बाद आते हैं अब्दुल रज्जाक। ये 1422 से लेकर 46 तक, मतलब ये 15वीं शताब्दी में आते हैं। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आते हैं या विजयनगर आते हैं। तो मार्को पोलो, फिर आपका अब्दुल रज्जाक, इसके बाद ट्रेवेनियर आते हैं। ट्रेवेनियर 17वीं शताब्दी में आते हैं। फ्रांसीसी यात्री थे। शाहजहां के शासनकाल के दौरान ये आते हैं, और ये पेशे से जौहरी थे। 6 बार पूर्व की यात्रा करते हैं। सबसे लास्ट में कौन आएंगे? मनुची 1653 से 1708, ये भी 17वीं शताब्दी के थे, इटालियन यात्री थे, और ये राजकुमार दारासिकोह की सेवा में एक संरक्षक के रूप में कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, तो 4 2 1 3, ठीक है, 4 2 1 3 मतलब
ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा शुरू में मिस्टेक हो गया। आगे चलते हैं। अगला है मध्यकालीन विद्वान या लेखक हेमचंद सूरी निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? जैन धर्म के अनुयायी थे। तो थोड़ा सा हेमचंद सूरी जी के बारे में बात कर लें। तो हेमचंद सूरी ये जय सिंह सिद्धराज के दरबार को इन्होंने सुशोभित किया था। हेमचंद सूरी से प्रभावित होकर के जय सिंह सिद्धराज ने माउंट आबू पर एक मंडप बनवाया और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की, जो बाद में जैन तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अगला है मध्यकालीन भारत में ग्रामकूट या महटक पदनामों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ग्राम प्रधान के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। अगला है दक्षिण भारत में मध्यकाल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो इन्हें फड़म कहा गया। क्या कहा गया? फड़म कहा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें या कौन सी फसल 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान भारतीय किसानों द्वारा बोई गई फसल है? भारतीय किसानों के द्वारा देखिए गेहूं, जौ, चना, कपास, परंतु मक्का जो है, मक्का ये पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई जाती है और पुर्तगाली काफ़ी बाद में आते हैं। तो यहाँ पर 1345 मतलब दूसरा वाला हटा दीजिए तो 1345 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है दो सूचियाँ हैं युद्ध और उनके सन को हमें सुमेलित करना है। तो आप देखें प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध जो है 1757 में होता है। 1757 आप यहाँ 4 से मिलाइए। चंदावर का युद्ध जो है, चंदावर का युद्ध आपका कब होता है? चंदावर का युद्ध आपका 1194 ईस्वी में होता है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। तो इसे 1 से मिला दीजिए। घाघरा का युद्ध जो होता है, घाघरा का युद्ध ये आपका कब होता है? 1529 में। तो 2 से मिला दीजिए। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है आपका। ठीक है। अब तराइन का युद्ध जो होता है 1192 ईस्वी में होता है। 3 से मिला दीजिए। 1192 में। तो 4, 1, 2, 3 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। तराइन का युद्ध जो 1192 में होता है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में लड़ा गया था। आगे चलते हैं। जौनपुर शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस सुल्तान के वास्तविक नाम पर की गई थी? तो 14वीं सदी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में इसकी स्थापना कराई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के वास्तविक नाम पर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है शासक और राज्य? मेवाड़ के राजा थे राणा हमीर, महाराणा हमीर थे। ये 14वीं सदी के थे। 14वीं सदी में महाराणा हमीर 1314 से लेकर 1364 ईस्वी वर्तमान भारत के राजस्थान में मेवाड़ के शासक थे। तो पहला सही है। दूसरा यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के शासक थे। ठीक है। और बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। तो पहला सही, दूसरा सही। मलिक राजा फारूकी जो है ये गोलकुंडा के शासक नहीं थे। गोलकुंडा के शासक कौन थे? कुतुब शाह थे। कौन थे? कुतुब शाह थे। ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला जो है विकल्प वो आपका सही, सुमेलित नहीं है। बाज बहादुर मालवा के शासक थे। बाज बहादुर जो हैं वो मालवा के शासक थे और ये मालवा सल्तनत के अंतिम सुल्तान थे जिन्होंने 1555 से लेकर के 1562 तक शासन किया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन कश्मीर का शासक था जिसकी धार्मिक उदारता की तुलना मुगल सम्राट अकबर से की जाती है? तो ये कौन थे? जैनुल आबदीन। ये 1420 में कश्मीर के शासक बनते हैं, कश्मीर की गद्दी पर बैठते हैं। ये धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सहिष्णु थे, इसलिए इनकी तुलना अकबर से की जाती है। ठीक है। या इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि जफर खान ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव रखी। सही है। कारण क्यों? उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की नींव बनाई। तो ये कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद रखा गया? गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद किसने रखा? तो इसका नाम एहसानाबाद अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और इसका नाम जो है एहसानाबाद रखा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन हसन का मूल नाम जफर खान या हसन गंगू था और यह बहमनी सल्तनत का संस्थापक था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है। पहला, रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रधान प्रवर्तक थे। सही है।
वह सगुण भक्ति में विश्वास करते थे। ये भी सही, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है और सी ऑप्शन हो जाएगा। इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज के एक कान्य कुंभज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चराई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी चराई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने दो कर लगाए थे, एक घरी कर जो घरों और झोपड़ियों पर लगता था, चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। तो चराई कर और घरी कर दो कर लगाए थे इसने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? तो मीराबाई की रचना में नरसिंह जी का मायरा शामिल है, राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद। इसके अतिरिक्त राग सोरठा इत्यादि शामिल, परंतु कृष्ण गीतावली जो है इनकी रचना नहीं। कृष्ण गीतावली जो ग्रंथ है ये संत तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। अगला, तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, वह रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, सही है। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन मथुरा में बिताया, नहीं, अधिकांश जीवन बनारस में बिताया, तो पहले बी वाला आपका ऑप्शन सही नहीं है। सी, संत तुलसीदास मुख्यतः अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ये भी सही है। डी ऑप्शन, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना की थी, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है? तो विठोबा की पूजा अर्थात भगवान विष्णु की जो पूजा है वो बरकरी संप्रदाय में की जाती है। बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पढ़रपुर में है। इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम प्रमुख है। अन्य संतों में नामदेव और तुकाराम है। बारगरी संप्रदाय में विठोबा की पूजा की जाती है, जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? तो ये चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी संत थे। ये शिष्य किसके थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। देखिए, चिश्तिया सिलसिले की स्थापना अबू इशाक शामी चिश्ती, क्या नाम है? अबू इशाक शामी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी अफगानिस्तान में। भारत में इसका प्रचार प्रसार सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। ये 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के साथ की सेना के साथ भारत आते हैं, ठीक है, और अजमेर में अपना निवास स्थान बनाते हैं। इन्हीं के शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला है, बाबा फरीद के शिष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मतलब कौन इनके शिष्यों में शामिल नहीं थे? तो देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे, शेख अलाउद्दीन साबिर भी शिष्य थे, नासुद्दीन चिराग दहलवी भी शिष्य थे, पर शेख सलीम चिश्ती इनके शिष्य नहीं थे। शेख सलीम चिश्ती जो है इनके शिष्यों में शामिल नहीं थे, ठीक है। देखिए, जो बाबा फरीद थे इनका वास्तविक नाम क्या था? शेख निजामुद्दीन औलिया के जो आध्यात्मिक गुरु थे फरीदुद्दीन गजे ए शंकर। मतलब बाबा फरीद का जो वास्तविक नाम था वो था फरीदुद्दीन गजे ए शंकर। जो बाबा फरीद थे ये शेख निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? गुरु थे, और फरीदुद्दीन गजे शंकर को ही बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएंगे तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। ये कथन किसका है? ये कथन जो है आपका शेख निजामुद्दीन औलिया का है, जिनके गुरु बाबा फरीद थे। और इन्होंने यह कथन जो है किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, जब अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलना चाह रहा था। अगला है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 4 घटनाक्रम है। राल्फ फिच का फतेहपुर सीकरी आगमन कब होता है? तो ये 1583 से 86 के बीच में यहाँ पहुँचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा फिर से शुरू की। ये प्रथा शुरू करते हैं कब? 1573-74 में। मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की कब? तो मनसबदारी प्रथा जो है ये कब प्रारंभ करते हैं? 1575 में, अपने शासन के 19वें वर्ष में, 1575 में। इसके बाद जो मजहरनामा है, मजहरनामा की घोषणा जो है अकबर ने क्या किया कि सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में ले लिया, और हाथों में लेने के लिए 1579 में जो है मजहरनामा की घोषणा की। मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। तो ये आपका 1579 में। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा फिर से प्रारंभ की 1573-74 में, तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद आपका मनसबदारी प्रथा 1575 में प्रारंभ करते हैं, 3 हो जाएगा।
फिर इसके बाद जो है मजहरनामा की घोषणा 1579 में होती है, तो 4 हो जाएगा। सबसे लास्ट में राल्फिच का फतेहपुर सीकरी आगमन 1583-86, तो 1 हो जाएगा। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा 2341, 2341 ए ऑप्शन। अगला है मध्यकाल में खानकाह शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये सूफी संतों का निवास स्थान था। सूफी संतों का निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। अगला है बाबर ने तुझके बाबरी में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो तुझके बाबरी में जो है बाबर ने 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है, विजयनगर और मेवाड़ का। तो यहाँ पर विजयनगर बी ऑप्शन हो जाएगा। और तुझके बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, जबकि मुगलों की जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी। अगला निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि जो है आपका चौसा का युद्ध, जो चौसा का युद्ध 1539 में होता है हुमायूं के साथ में। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि धारण करता है और अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया, अपने नाम पर खुतबा पढ़वाता था, सिक्के चलवाता है। आगे चलते हैं। किस शासक द्वारा चलाई गई मुद्रा प्रणाली के संबंध में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा कि यह रुपया ही वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है? तो ये था किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया जो मुद्रा प्रणाली थी, ठीक है, वो जो है आपका ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बनती है। आगे चलते हैं। जिल्ले इलाही की भव्य उपाधि धारण किसने की थी? तो बलबन ने धारण की थी। जिल्ले इलाही की भव्य उपाधि जो है वो बलबन धारण करता है। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। ये 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभालता है और बलबन को रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता है। अगला है मुगल सम्राट अकबर समेत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। 4 कथन है। पहला, अकबर के सैन्य अभियान के लिए मुजफ्फर खान, सही उत्तर बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो मुजफ्फर खान तुर्बती को नियुक्त किया गया? नहीं, ये कथन सही नहीं है। मुजफ्फर खान तुर्बती को नियुक्त नहीं किया गया था। मुजफ्फर खान तुर्बती को भू राजस्व प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए नियुक्त किया गया था। देखिए, भू राजस्व प्रणाली को पुनर्गठित करने के लिए अकबर द्वारा मुजफ्फर खान तुर्बती और राजा टोडरमल को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो पहला गलत। दूसरा, मुगल मनसबदारी प्रणाली तुर्की से ली गई थी? नहीं, ये मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। तीसरा, अकबर की मनसबदारी प्रणाली दशमलव प्रणाली पर आधारित थी? ये सही है, सी ऑप्शन सही है। अकबर ने 1570 में दीन इलाही की स्थापना की? नहीं, अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही है, अन्य सब गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किताबुल रहला नामक पुस्तक के लेखक हैं? किताबुल रहला जो है ये इब्न बतूता की पुस्तक है। इब्न बतूता की पुस्तक है, ठीक है। तो देखिए, इब्न बतूता ने अपने यात्रा विवरण को किताब उल रहला में संकलित किया है। इब्न बतूता 1333 से लेकर के 1347 तक ही इनका टाइम रहता है और ये मोरक्को मूल का एक अफ्रीकी यात्री था, ठीक है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में सुल्तान का राजदूत बना करके चीन भेजा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी से संबंधित नहीं है? तो देखिए, 4 यहाँ पे स्मारक हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, मरियम महल ये भी है, दीवाने आम ये भी है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, यहाँ पर नहीं है। तो डी वाला आपका फतेहपुर सीकरी संबंधित नहीं है। अगला है, यहाँ पे स्मारक और स्थान इन्हें सम्मिलित करना है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, 4 से मिलाइए। स्वर्ण महल कहाँ है? स्वर्ण महल जो है फतेहपुर सीकरी में है, 3 से मिलाइए। अकबरी महल कहाँ है? आगरा में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। तो 4 3 2 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, फारसी में अनुवादित रज्मनामा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रज्मनामा जो है ये महाभारत से संबंधित है। देखिए, अकबर के आदेश पर नकीब खां, बदायूं, फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के संयुक्त प्रयास से फैजी के निर्देशन में महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसके अलावा बदायूं जो थे उन्होंने रामायण, फैजी ने लीलावती और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि सम्राट अकबर के प्रसिद्ध लेखक मोहम्मद हुसैन को दी गई? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की, किसकी उपाधि दी गई? जरी कलम की उपाधि दी गई थी। कश्मीर के
जो प्रसिद्ध लेखक थे मोहम्मद हुसैन, इन्हें। ठीक है। वहीं जो हरविजय सूरी एक जैन भिक्षु थे जो कुछ वर्षों तक अकबर के दरबार में रहे, इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई। और मुगल दरबार के एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी, ये भी जो जैन धर्म समझ थे, इन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई, इन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई। ठीक है। अगला है चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया? तो जो चंदावर का युद्ध था ये 1194 में मोहम्मद गोरी और गढ़वाल के शासक जयचंद्र के मध्य में लड़ा जाता है, जिसमें जयचंद्र की हार होती है। अगला है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेज राजदूत विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो जो जहांगीर ने जो है विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। देखिए, हॉकिंस 2 वर्षों तक मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में दूत के रूप में रहा। ये विलियम हॉकिंस जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि या क्राउन की तरफ से नहीं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला अंग्रेज राजदूत था। हॉकिंस ने 1609 ईस्वी में सम्राट जहांगीर से कारखाने के लिए सहमत के लिए आगरा की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है कि नीचे 2 कथन है, कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, कथन क्या है कि जहांगीर एक उच्च श्रेणी के लेखक और आलोचक थे। सही है। कारण क्योंकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत खामियों को भी दर्ज किया है। तो एक लेखक भी थे क्योंकि आत्मकथा लिखी है, और आलोचक थे क्योंकि अपने पक्ष विपक्ष दोनों को लिखा है। तो कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा किसकी याद में बनाया गया है? तो ये मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया गया है। ठीक है। मिर्जा गियास बेग ये नूरजहां के पिता थे। यह जो मकबरा है ये आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है, और यह मुख्य मकबरा सफ़ेद संगमरमर का है। एतमुद्दौला के मकबरे को अक्सर ताजमहल का प्रारूप माना जाता है। इसमें पित्रादुरा पद्धति में क्या होता है? अर्धकीमती पत्थर से बना पुष्प डिजाइन बनाया जाता है कि पहली बार यहाँ पर प्रयोग किया गया। अगला, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान कंधार अंततः मुगलों के नियंत्रण से मुक्त हो गया या हाथ से निकल गया? तो ये निकलता है आपका शाहजहां के समय में ये निकल जाता है। देखिए, 1649 ईस्वी में कंधार पर ईरान का पुनः कब्जा हो जाता है शाहजहां के शासनकाल में। अगला है, हम किस स्मारक में भारतीय, ईरानी और मध्य एशियाई वास्तुकला का पहला संतुलित समन्वय देखते हैं? तो ये ताजमहल में देखते हैं, ताजमहल में। ठीक है। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार कौन थे? अहमद मामर थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दारा शिकोह से संबंधित नहीं है? दारा शिकोह से, तो देखिए, शिर अकबर उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में राजकुमार दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक से किया। ये सही है, संबंधित है। इस सिर्रे अकबर में 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। वहीं लेनपुल ने दारा शिकोह को उसकी सहनशीलता और उदारता के लिए लघु अकबर की संज्ञा देते हैं। शाहजहां के पुत्र थे ये ना, शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। मजमा उल बहरीन दारा की मूल रचना थी। तो सुल्तान आदिल जो है ये जो है दारा शिकोह से संबंधित नहीं है। सिर्रे अकबर संबंधित है, क्योंकि इस शीर्षक से क्या करते हैं? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करते हैं। मजमा उल बहरीन दारा की मूल रचना है। शाह बुलंद इकबाल जो है ये शाहजहां के द्वारा दारा शिकोह को प्रदान की उपाधि है। निम्नलिखित में से किस किले को औरंगजेब ने अकबर की तरह सुनहरी चाबियों से खुलवाया था? तो गोलकुंडा को। ठीक है। देखिए, औरंगजेब ने गोलकुंडा किले को सुनहरी चाबियों से उसी तरह खुलवाया जैसे अकबर ने असीरगढ़ के किले को खुलवाया था। औरंगजेब जो है यहाँ पर कब्जा कब करता है? गोलकुंडा पर जो अधिकार करता है 1687 ईस्वी में, और बीजापुर पर 1686 ईस्वी में। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, बताने में से सही कौन से हैं? तो देखिए, पहला, रविया उद दरौनी के मकबरे को दूसरा ताज महल भी कहा जाता है। ये सही है। ये जो रविया उद दरौनी है थी, ये औरंगजेब की पत्नी थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रविया उद दरौनी का मकबरा बनवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य शैली प्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, इसलिए इसे दूसरा ताजमहल कहते हैं। तो पहला सही। दूसरा,
औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी। जहां आरा जो है ये शाहजहां की पुत्री थी और औरंगजेब की बड़ी बहन थी, जिन्हें साहिबात उज जमानी की उपाधि देता है ये। तीसरा, आगरा में राबिया उद दरौनी का मकबरा नहीं। राबिया उद दरौनी का मकबरा कहाँ भी अभी हमने पढ़ा, ये औरंगाबाद में है, जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो तीसरा वाला सही नहीं है। चौथा, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में अधिकांश हिंदू सेनापति थे, ये सही है। तो यहाँ पर पहला दूसरा चौथा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल के दौरान अहदी और दखीली से संबंधित थे। तो जो घुड़सवार सैनिक थे ये संबंधित थे। कैसे, देखिए, मुगल काल में मनसबदार सैनिकों के अलावा दो और प्रकार के घुड़सवार सैनिक थे, जिन्हें अहदी और दखली कहा गया। अहदी और दाखिली कहा गया। अब अहली कौन थे? अहदी और दाखिली। अहदी सैनिक राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उनके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। हालांकि उनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, अहदियों का मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, फिर भी सम्राट के सीधे आदेश पर उन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त किया जाता था। तथा अहदी जो है सीधे सम्राट के अधीन थे और उनकी भर्ती, वेतन, कपड़े और घोड़े सभी राज्य द्वारा प्रदान किए जाते थे। साथ ही इनके लिए अलग से दीवान और बक्सी की व्यवस्था की जाती थी। इन्हें सम्राट का सबसे योग्य और वफादार सैनिक माना जाता था। वहीं पर जो दाखिली हैं, दाखिली कुछ मनसबदार जो हैं वो दाखिली सैनिकों की कमान संभालते थे, जिनकी भर्ती राज्य द्वारा की जाती थी और मनसबदार को राज्य से वेतन मिलता था उनके लिए। ठीक है। अगला है, मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को अनुदान के रूप में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था। तो इसे मदद माश कहा जाता था, या अन्य नाम जो है शयूरगल कहा जाता था। ठीक है। यह भूमि हस्तांतरणीय नहीं थी, मतलब इसको हस्तांतरित नहीं कर सकते, और आनुवंशिक रूप से अनुदान प्राप्तकर्ता के पास रहती थी। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, पुस्तक और उसके लेखक। देखिए, चाहर चमन, यह पुस्तक चंद्रभान ब्रह्म की है, 4 से मिलाइए। तबकाते अकबरी ये पुस्तक है आपकी निजामुद्दीन अहमद की, 1 से मिलाइए। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन की पुस्तक है, 2 से मिलाइए। आलमगीरनामा, ये जो है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, 3 से मिलाइए। तो 4 1 2 3 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। पहला, इक्ता कृषि की इस्लामिक कर प्रणाली से संबंधित है। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश प्रारंभ करता है। ठीक है। दूसरा, जागीर सामंती भूमि अनुदान संबंधित है। अमरम, राजस्व प्रमुखों को सौंपी गई भूमि, ये अमरम सही नहीं। देखिए, विजयनगर में राजा सैनिकों को वेतन के बदले या अपनी अधीनस्थ सेना के भरण पोषण के लिए विशेष भूखंड देते थे, जिन्हें अमरम कहा गया। क्या कहा गया? ये अमरम इसे कहा गया। ठीक है। तो यहाँ पे सी सही नहीं है। मोकाश, सैन्य सेवा के लिए भूमि का अनुदान। देखिए, मराठा शासन के दौरान चौथ जो होता था आय का, मतलब जो चौथ से आय मिलती थी, उस चौथ आय का 66%, जो चौथ से मिलने वाली आय थी उसका 66% जो है मराठा सरदारों को घुड़सवार उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाता था, जिसे मोकाशा कहा जाता था। यहाँ पे सी वाला आपका सही नहीं है और अन्य सभी सही हैं। अष्टप्रधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। शुरनौ सरकारी पत्राचार का कार्य देखता था। दबीर व्यापार का प्रबंध नहीं। दबीर जो होता था वो विदेश मंत्री होता था। ठीक है। तो बी वाला सही नहीं है। शरे नौबत भर्ती का प्रबंध करता था। मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री। अष्टप्रधान जो है ये आपके शिवाजी के राज्य प्रशासन से संबंधित थे। ठीक है। उनके राज्य प्रशासन में जो अष्टप्रधान थे, 8 मंत्री इसमें नियुक्त होते थे, उससे संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरकालीन मुगल राजनीति में सम्राट निर्माता की उपाधि धारण करने के लिए प्रसिद्ध थे। तो देखिए, जो आपके सैयद बंधु को ही जो है किंग मेकर कहा जाता था। अब सैयद बंधु कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली। मुगल दरबार में सैयद भाई अब्दुल्ला खान और हुसैन अली सबसे शक्तिशाली और सम्राट निर्माता के नाम से जाने जाते थे, किंग मेकर। इन्होंने 4 राजा बनाए थे। सबसे पहले इन्होंने, सैयद बंधुओं ने 1713 में फर्रुखशियर को गद्दी पर बैठाया, फिर 1719 में उसे पदच्युत कर दिया, गद्दी से हटा दिया, और रफ़ी-उद-दरजात को गद्दी पर बैठाया, फिर रफ़ी-उद-दरजात के बाद रफ़ी-उद-दौला को, और फिर मोहम्मद शाह रंगीला को गद्दी पर बैठाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इन बंधुओं का पतन होता है और ये मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 राजाओं को बैठाते हैं। सबसे पहले फर्रुखशियर, फिर रफ़ी-उद-दरजात, फिर रफ़ी-उद-दौला और फिर मोहम्मद शाह रंगीला। अगला है, मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हिंदी कविता का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये आपका
तो देखिए, अकबर का जो शासनकाल है इसे हिंदी कविता का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, इस युग में हिंदी न केवल हिंदुओं की विरासत थी बल्कि इस पर मुसलमानों का भी अधिकार था। फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी भाषा में निपुण अब्दुल रहीम खान खाना का इन सभी में प्रमुख स्थान था। हिंदी काव्य का कोई भी इतिहास खान अब्दुल रहीम खान खाना के सम्मान के उल्लेख के बिना अधूरा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रहीम सत्सई दोहों का संग्रह है। अगला, मुगल जमींदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 कथन है, बताना इनमें सही कौन सा। पहला, जमींदार पहले से ही बड़े जमींदार थे, सही है। उनका कार्य भू राजस्व एकत्र करना और राज्य को देना था, सही है। उनके राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, बिल्कुल वंशानुगत होते थे, तो यहाँ पर तीसरा वाला गलत है। चौथा, जमींदार सैन्य संसाधन जरूरत पड़ने पर राज्य के लिए उपलब्ध कराते थे, तो ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, अर्थात बी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाही दरवेश के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो इसमें से जो बी विकल्प है औरंगजेब, औरंगजेब को शाही दरवेश कहते थे। क्यों कहते थे? देखिए, औरंगजेब जो कुछ भी दूसरों पर थोपना चाहता था वह स्वयं उसका अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन के नैतिक मानक बहुत उच्च थे। इस प्रकार उनके समकालीन, मतलब औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब को शाही दरवेश और मुसलमान उन्हें जो है जिंदा पीर के नाम से पुकारते थे, जिंदा पीर मानते थे। औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि के तहत दिल्ली में ताज पहनाया गया था और औरंगजेब ने फतवाए आलमगीरी का संकलन किया था। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 75 क्वेश्चन को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।